हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, चलिए हम चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट देखते हैं क्या है जो हमने कल अधूरा छोड़ा था। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ और हम 1.3 तक देख चुके हैं। अब 1.4 शुरू करते हैं। चलिए देखें। तो 1.4 है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पदार्थ जो है जिसका एक साधारण सा एग्जाम्पल है जल, है ना। तो जल क्या है, वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, जैसे कि ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब जल, गैस मतलब जल वाष्प। ओके, तो जल क्या है, तीनों अवस्थाओं में रह सकती है। तो फ्रेंड्स, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे? तो बिल्कुल जानना चाहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 1.4 का 1, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि किसी पदार्थ के तापमान को परिवर्तित करने पर उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ओके, फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है, उसके द्वारा हम समझेंगे कि तापमान बदलने पर किसी पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं। मान लो ये 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लिया है। ओके, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले एक थर्मामीटर को हम लेंगे। ओके, इसका बल्ब क्या है, बर्फ़ को छूता हुआ हो, और इसको स्टैंड से इस प्रकार से लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, ये बर्नर है, बर्नर को हम चालू करेंगे और धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जब बर्फ़ पिघलने लगेगा तो हम जो टेम्परेचर है उसको नोट कर लेंगे इस थर्मामीटर पर देख के। ओके, और जब सारा बर्फ़ जो है जल में परिवर्तित हो जाएगा तब हम फिर से टेम्परेचर को नोट करेंगे। पहली बार जब ये बर्फ़ की अवस्था में थी तब नोट किया, दूसरी बार जब बर्फ़ जल में परिवर्तित हो गया तब नोट किया। ठीक है, तो ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में टेम्परेचर के बदलने पर जो पदार्थ है उसमें क्या परिवर्तन हुआ ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है जो बीकर है उसमें एक कांच की छड़ लेंगे, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, और उसको हिलाते हुए और गर्म करेंगे और तब तक गर्म करेंगे जब तक वो उबलने ना लग जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये तो बर्फ़ अवस्था में है और यहाँ पर बर्फ़ जल में परिवर्तित हो गए हैं। तो इसको हम तब तक गर्म करेंगे या उबालेंगे जब तक ये उबलने ना लग जाए। ठीक है, और थर्मामीटर की ये जो थर्मामीटर है इस पर नज़र रखेंगे और जो टेम्परेचर है उसको फिर से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, और जब तक अधिकतम जो जल है वो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित ना हो जाए तब तक हम इस टेम्परेचर को नोट करते जाएंगे। ठीक है, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होते तक हम इसको जो टेम्परेचर है उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम ए है तो बर्फ़ का जल में बदलने की प्रक्रिया का है और बी जल से जल वाष्प में बदलना। ओके, तो इस प्रैक्टिकल से क्या सिद्ध होता है, तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण
कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ओके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। और ऊष्मा के द्वारा जो दी गई ऊर्जा है ना, वो कणों के बीच, उनके बीच में जो आकर्षण बल है उसको वो पार कर लेती है। ठीक है, इस कारण कण अपने जो नियत स्थान है उसको छोड़कर और अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, गलनांक क्या कहलाता है? तो जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। आपको भी पता है। तो चलिए, एक फैक्ट है यहाँ पे, बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है। ठीक है, बर्फ़ का गलनांक कितना है? 273.16 केल्विन। और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है, जिसको के से डिनोट करते हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.16 केल्विन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको 273 केल्विन ही मानते हैं। ठीक है, और तापमान की माप केल्विन से फ्रेंड्स, एक मिनट, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटा देते हैं। मतलब जब हमको टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया गया है और उसको हम सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 273 से घटा देंगे। और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो जो तापमान दिया गया है उसमें हम 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो हमको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, कि सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करिए, और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करिए और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करिए। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। ओके, तो फ्रेंड्स, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, तो मैंने बताया बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन का भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? तो चलिए जानते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ जो है पिघल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है। जो हमने ऊपर प्रैक्टिकल किया था ये वाला, तो हमने देखा था कि जब तक गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक जो पूरा बर्फ़ है वो जब तक नहीं पिघल जाता, तापमान नहीं बदलता। और बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को एक मिनट बल है, उसी के कारण पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। और चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, और यह माना जाता है कि यह बीकर से में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आगे गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। तो फ्रेंड्स,
वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। फ्रेंड्स, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। ओके, और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर जो उनके बीच आकर्षण बल होता है उसको तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, और इस तापमान पर द्रव जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर उबलने लगता है तो वह क्या कहलाता है? वह क्वथनांक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वथनांक क्या है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक मतलब किसी पदार्थ का उबलना। फ्रेंड्स, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। मतलब क्वथनांक जब पदार्थ उबलना शुरू होता है उसके बाद जो द्रव के कण हैं उनको इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं और उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो टूटने लगता है। ठीक है, जल के लिए यह तापमान 273 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, तो क्वथनांक कितना है जल का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। केल्विन में बोलेंगे तो 273 और सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस भी बोलते हैं इसको। ओके, तो हमने इधर क्या देखा था? एक मिनट, मैं ये दिखा रही हूँ आपको। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटा देते हैं। ओके, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया? (273) में 100 जोड़ दिया गया तो हो गया 373 केल्विन। ठीक है, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज किया। ओके, फ्रेंड्स, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? तो इसे ठीक उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। ओके, तो 273 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप या वाष्प, जो वाष्प है उसके कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पदार्थ जो हैं वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो ठोस अवस्था में कोई पदार्थ होगी तो वो ऊष्मा ग्रहण करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद द्रव अवस्था से ऊष्मा ग्रहण करके गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगी। और कोई गैस है जो शीतलता ग्रहण करेगी और द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी और द्रव और अधिक ठंडी होकर ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम जल के एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। बर्फ़ जो है किस तरह से ऊष्मा ग्रहण करके द्रव अवस्था में आ जाती है
और द्रव अवस्था से फिर अगर उसको गर्म किया जाए तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ किस तरह से अपने अवस्था में परिवर्तन करते हैं। ओके, तो इस तरह हम तापमान बदलकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। ये प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स, हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे दिया है ऊर्ध्वपातन। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ अगर वो ठोस है, जैसे कि कपूर, जानते हो आप कपूर, देखा है आपने, अगर कपूर को ऐसे ही खुली अवस्था में छोड़ दोगे आप तो वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस गैस में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो ये किसका उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल देंगे। ये जो आप देख रहे हो ये एक चीनी मिट्टी की प्याली है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिया है। ओके, अब एक कीप लेंगे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक कीप है, इसको उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख देंगे। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, रुई का टुकड़ा। ओके, अब इसको हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। ठीक है, इस जो हमने प्रैक्टिकल किया है उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो उसको जैसे ही हम गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैस में बदल जाती है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर क्या है, ये ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। ठोस अवस्था में फिर से वो परिवर्तित हो गया। जो वाष्प बना है वो ऊपर जाके फिर से ठोस में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। 1.4 का 2 दाब परिवर्तन का प्रभाव। यहाँ पर हमने ऊपर ताप परिवर्तन का प्रभाव देखा, अब हम देखेंगे कि दाब परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो घटक हैं, है ना, कोई पदार्थ है, उसके कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। जैसे किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव लगाने पर और संपीड़ित करने पर क्या होता है, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एक प्रैक्टिकल से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 सिलेंडर, जो ये एक सिलेंडर है और ये उसका एक पिस्टन लगा हुआ है इसमें, और इसमें कोई पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पिस्टन को नीचे धकेलते हैं, है ना, मतलब इस पर दाब लगाते हैं, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, पास पास आने लगते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जैसे पिस्टन को दबाया जा रहा है तो ये पदार्थ के कण जो हैं वो पास पास आने लग गए और यहाँ पर बिल्कुल ही चिपक गए हैं एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है ना।
और दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 atm हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और डायग्राम देख लीजिए आप। ये द्रव, ठोस और गैस, तो इसका परिवर्तन कैसे होता है? तो द्रव क्या है? वाष्पीकृत होकर गैस बनती है और गैस संघनन करके पुनः द्रव में बदल जाती है, जबकि ठोस संगलन करके द्रव में परिवर्तित होती है और द्रव जमकर ठोस बन जाती है। और इस तरह से ठोस सीधे गैस में और गैस सीधा ठोस में ऊर्ध्वपातन के द्वारा बदलती है। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पदार्थ ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में किस प्रकार से बदलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका 1.4 का, ये यहाँ पर पूरा हो गया। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ए है 300 केल्विन, इसको सेल्सियस में बदलना है। बी है 573 केल्विन, इसको भी सेल्सियस में बदलना है। मैंने बताया था आपको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर और दूसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके 1-2 पार्ट्स और बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम 9th क्लास में चल रहे हैं और 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो एक वीडियो में कंप्लीट करना नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और इससे हमको समझ में भी आएगा। और कोर्स कंप्लीट करना हो तो वो तो हम एक ही दिन में कर सकते हैं छोड़ के, पर हमको कोई टॉपिक या कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे वीडियोस के रूप में आपके सामने ला रही हूँ ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।